बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम नए पाठ स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। और समानता ये इकाई 1 ही चल रही है। इकाई 1 का पाठ नंबर 4 है ये, और इसका शीर्षक है स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्वतंत्रता के बारे में शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बारे में देखिए आप। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। जिसका अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव या मुक्ति। ठीक है, ये इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। अगर हम व्यापक रूप में बात करें तो स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, आंदोलन है। क्या है ये? स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपने प्राण उत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग था। ठीक है, असंख्य लोगों ने एक पवित्र त्याग किया था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। आप अब तक जो है इस स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए स्वतंत्रता के मामले में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, सभी का केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। ठीक है, संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली ये अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इसके मामले में पैट्रिक हेनरी क्या कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए और याद भी करना है इसको। तो सुनिए, सबसे पहले पैट्रिक हेनरी ने क्या कहा है। उसने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। और यही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। उपरोक्त वाक्य किसके हैं? तो पैट्रिक हेनरी के। फिर उसके बाद आपने बाल गंगाधर तिलक का नाम तो सुन ही रखा है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष के प्रतीक हैं ये। इनका नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक और इतिहासकार है जिनका नाम है रिची। रिची क्या कहते हैं? रिची कहते हैं कि जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है। व्यक्ति के जीवन में जीवन के अधिकार के बाद अगर कोई और अधिकार इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। इसके बाद देखिए आप, बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार ही है। आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ इच्छा आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहता है। यह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं है, यानी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये केवल साधन नहीं है, बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस साध्य की प्राप्ति के लिए, यानी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वो है क्या? फ्रीडम क्या है आखिर में? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बंधनों की कमी का मतलब ही स्वतंत्रता है तो फिर मनुष्य आपस में संघर्ष करते करते लड़ते लड़ते ही मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। सबल और सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, यानी जिसमें पावर होगा, जो सक्षम होंगे वही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? यानी जो लोग सक्षम नहीं हैं वो गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता बच्चों व्यक्ति की
इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप स्वतंत्रता के लिए? व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का नाम या इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम ही स्वतंत्रता है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुँचे, वो भी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए दो विचार हो गए हैं। एक विचार तो ये कि एक बंधनों का अभाव और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। एक स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव, यानी बंधनों की कमी, जहाँ कोई बंधन ना हो, और दूसरा है युक्ति युक्त बंधनों का होना, यानी बंधनों के अंदर बंधे हुए होना। आप समझ सकते हैं, इसका स्कूल और कॉलेज के अंदर रेफरेंस कर सकते हैं। तो स्कूल के अंदर तो क्या है, आपके बंधनों युक्ति युक्त बंधन है, ठीक है, जो कि आपको नियमित रूप से बांधते हैं अनुशासन में, तो वहाँ आपकी स्वतंत्रता युक्ति युक्त है। ठीक है, और कॉलेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ बंधनों का अभाव है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जाओ और कभी भी जाओ कभी भी आओ। तो इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ भी लिया जाता है और स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ भी लिया जाता है। तो नकारात्मकता से क्या मतलब है, सबसे पहले इसी को समझिए आप। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है? यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, यानी बंधनों का अभाव है, कोई बंधन नहीं होता। व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, कुछ भी कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, व्यक्ति मनमानी कर सकता है। सामाजिक समझौतावादी विचारक, सामाजिक समझौता के जो विचारक है, ये सिद्धांत है इनका, सामाजिक समझौता। विचारक का नाम है होब्स। होब्स क्या कहता है? होब्स कहता है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। स्वतंत्रता का अभाव निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। रूसो भी इस अवधारणा से प्रभावित था। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। जो व्यक्तिवादी विचारधारा रखते हैं वो भी कहते हैं कि स्वतंत्रता सही मायने में यही है जहाँ निरोध और नियंत्रण दोनों की ही सर्वथा कमी हो। उसके बाद देखिए J.S. मिल के बारे में बात करते हैं। जेम्स मिल है ये, और स्कॉटलैंड का रहने वाला है। जेम्स मिल क्या कहता है? वो ये कहता है कि अंतःकरण, यानी आपके मन में कोई भी विचार आ रहा हो, अंतःकरण, विचार और धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? निर्बाध छोड़ देना चाहिए। यानी वो अपने मन से बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है, प्रकाशन कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना सकता है, दूसरों से संबंध बना सकता है। इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। ऐसी विचारधारा जेम्स मिल की है। इसी क्रम में मिल एक बात और कहता है। मिल कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो राज्य है, स्टेट जो है, उसको व्यक्ति की पर्सनल जो कार्य है, निजी कार्य है, उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए नकारात्मक अवधारणा क्या मानती है। नकारात्मक अवधारणा मानती है कि एक तो प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। अगर राज्य अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार मानी जाती है। जो सरकार कम से कम शासन करे वो सरकार सबसे अच्छी है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत सबसे अच्छा है। ओपन कंपटीशन होना चाहिए ताकि वो खुल करके स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सके, उस पर कोई बंदिश ना हो, है ना। पांचवा है सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहां मनुष्य परस्पर निर्भर है, स्वतंत्रता का ये अर्थ तार्किक नहीं है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है और वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाता। उसे अपनी मर्यादाओं में रहकर कार्य करना पड़ता है। तो आपको स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए।
स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ अगर आपको समझ में आया, यानी बंधनों का अभाव है। मनुष्य को खुला छोड़ दो, ओपन कंपटीशन लड़ने दो, ताकि वो उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, उस पर कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो प्रतिबंधों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता बता रहा है ये। ठीक है, अगर राज्य अपना क्षेत्र बढ़ा लेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। और कम से कम शासन करने वाली सरकार, यानी जहां राज्य कम से कम व्यक्ति के निजी कार्यों में कम से कम इंटरफेयर करेगा, तो ऐसा सरकार, ऐसा शासन अच्छा माना जाएगा। खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आया तो नकारात्मक स्वतंत्रता आप समझ चुके हैं। इसी के विपरीत चलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी पॉजिटिव फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम से क्या मतलब है वो देखो आप। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य को बताती है, यानी इसका मकसद क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता, आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र की समर्थक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में आपने क्या पढ़ा कि राज्य जो है उसका कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है, यानी राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये नकारात्मक में हमने पढ़ा। लेकिन सकारात्मक में क्या होगा, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो राज्य की कल्याणकारी भूमिका को मानती है, राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बताती है। इनके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता है। जब आर्थिक विषमता की स्थिति होती है तो कानूनों की कमी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती, यानी इसके लिए बंधन होना बहुत ज़रूरी है। बिना बंधनों के आप जो है वो कानूनों को स्वतंत्रता की गारंटी आप दे ही नहीं सकते। व्यक्ति फिर अपनी मनमानी करेगा, उस पर कोई बंधन नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक सभी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का सचमुच उपयोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा ये स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता यानी बंधन की कमी नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता जो है वो स्वच्छंदता तो मनुष्य को अधिपति करके पशु तुल्य बना देगी। अगर मनुष्य को स्वच्छंदता नहीं मिलेगी तो मनुष्य का जीवन जो है वो पशु तुल्य हो जाएगा। आप फिर से सुनिए क्या बोल रहा है ये, कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, बल्कि ये स्वच्छंदता तो मनुष्य को अधिपतित करके, अगर मनुष्य की उसकी स्वच्छंदता में कमी रहेगी तो वो उसके मनुष्य के जीवन को पशु तुल्य, जानवर के समान बना देगी। मनुष्य के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाए जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता में मनुष्य को सही तरीके से कार्य करने के लिए राज्य द्वारा क्या लगाए जाने चाहिए, बंधन लगाए जाने चाहिए, तभी सच्ची स्वतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता के पक्ष में और क्या क्या बातें हैं आप देखिए। स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध बहुत आवश्यक है। राज्य के द्वारा कार्यक्षेत्र युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। आप उदाहरण के लिए हेलमेट का उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बिना हेलमेट के अगर आप घूमोगे और आपको पकड़ लेंगे तो चालान 500 रुपये का, है ना। या अभी आप मास्क का एग्जांपल ले सकते हैं कि कोरोना की वजह से अगर आपको मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है, अगर नहीं लगाएंगे तो 250 रुपये का चालान कट जाता है तुरंत। तो व्यक्ति सब चीज़ें भूल करके पहले अपने कानून का पालन कर रहा है, और कानून ही है जो व्यक्ति को बता रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है। तो व्यक्ति के लिए युक्ति युक्त प्रतिबंध होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, समाज और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। ठीक है, राज्य के कानूनों का पालन होना चाहिए, तभी सही मायने में सकारात्मक स्वतंत्रता होगी। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना बेकार है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना बहुत ज़रूरी है। सही मायने में स्वतंत्रता तब स्वीकृत होगी जब आप दूसरों को भी उतनी स्वतंत्रता देंगे। छठा है, स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। यानी सकारात्मकता से क्या होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो आपको समझ में आया नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों
के अर्थ में समझ में आया होगा। एक का मतलब है कि कानूनों का, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। नकारात्मकता में तो अभाव बोल रहा है, और सकारात्मकता में उसकी ज़रूरत, युक्त बंधन होने चाहिए। एक राज्य के कल्याण की बात करता है और एक व्यक्ति को ये बताता है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी आप इसे पढ़ें, समझें